का इंट्रोडक्शन दिए थे कि एनीमिया होता है क्या। आज क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि एनीमिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एनीमिया होता क्या है, तो ये बताएं भी, बहुत पूरा इंट्रोडक्शन दिए हैं, लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें आरबीसी ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आरबीसी कम होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसी ही कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। तो आरबीसी कम हो जाता है, तो आरबीसी के कम होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आरबीसी के कम होने को कहते हैं एनीमिया। और अगर पर्सन सफ़र कर रहा हो एनीमिया से तो पर्सन एनीमिक कहलाता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल और रेड सेल डिसीज़ के बेसिस पे है। मतलब मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देखने में रेड ब्लड सेल कैसा है, ये ब्लड फिल्म बना करके, जानते होंगे ब्लड फिल्म ऐसे इस तरह रख के यहाँ से जो खींचा जाता है, तो स्लाइड पे जो ब्लड फिल्म बनाया जाता है, तो ब्लड फिल्म बना करके ये माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी यानी क्या दिखता है कि रेड सेल कैसा है। तो रेड सेल की मॉर्फोलॉजी और रेड सेल इंडिसेस एक वीडियो में पढ़ाए हैं, तो उन दोनों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है सबसे पहले एनीमिया को। तो पहला जो टाइप है एनीमिया का वो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें नॉर्मोसाइटिक है, मतलब साइटिक सेल के लिए होता है, नॉर्मल हो गया, यानी कि सेल का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल होगा। और नॉर्मोक्रोमिक है, यहाँ पे क्रोमिक कलर के लिए है, तो नॉर्मल कलर भी होगा, कलर रेड कलर उसका हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन भी इसमें नॉर्मल होगा और साइज़ भी आरबीसी का नॉर्मल होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया होता है, या फिर एरिथ्रोपोइटीन जो है केमिकल सब्सटेंस जिसकी मदद से एरिथ्रोपोइसिस होता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आरबीसी, तो वही एरिथ्रोपोइटीन स्टार्ट कराता है। अगर उसमें कमी होती है तो आरबीसी में कमी हो जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम होता है। और जब नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा तो इसमें क्या क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आता है, तो हेमोग्लोबिन जब सीबीसी करेंगे तो हेमोग्लोबिन, पीसीवी, आरबीसी जो है वो डिक्रीज़ होगा, और एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू जो है वो इसमें नॉर्मल रहता है। और जब ब्लड फिल्म बनाया जाता है तो आरबीसी डिक्रीज रहता है, साइज और कलर नॉर्मल रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ आरबीसी क्या होता है इसमें डिक्रीज होता है। यही है नॉर्मोसाइटिक्स, मतलब नॉर्मल साइज, नॉर्मोक्रोमिक यानी नॉर्मल कलर, क्योंकि हेमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही उसका कलर रेड होता है, तो हेमोग्लोबिन नॉर्मल है इसलिए कलर नॉर्मल है, तो नॉर्मोक्रोमिक। लेकिन डिक्रीज होता है नंबर ऑफ आरबीसी में। एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या हो गए, एनीमिया ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस होने की वजह से, हेमोडाइल्यूशन है यानी कि आरबीसी का कंसंट्रेशन कम होना, और इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज होना। इरिथ्रोपोइटिन का केमिकल सब्सटेंस जो किडनी से रिलीज होता है, जो कि स्टार्ट कराता है इरिथ्रोपोइसिस यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कराता है। इसके बाद इम्पेयर्ड बोन मैरो रिस्पॉन्स है, यानी कि बोन मैरो नहीं प्रॉपरली बना पाता है आरबीसी, तो इसके कारण भी आरबीसी का नंबर कम होता है। दूसरे में आ जाते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो माइक्रोसाइटिक जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, तो माइक्रोसाइटिक का नाम याद रखना है। माइक्रो मतलब मालूम है, छोटा को माइक्रो कहते हैं, और साइटिक यहाँ पे सेल के लिए दिया हुआ है। तो नॉर्मल मान लीजिए कि ये है, मतलब 9 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स नॉर्मल साइज़ है, तो उससे छोटा हो जाता है, 9 माइक्रोमीटर से छोटा हो जाता है साइज़। तो आरबीसी का साइज़ छोटा हो गया नॉर्मल से, तो इसको इसलिए यहाँ पे माइक्रोसाइटिक दिया है। और हाइपोक्रोमिक दिया है। क्रोमिक पहले भी बताएं, क्रोमिक मतलब होता है कलर के लिए, यहाँ पे लिया हुआ है। तो कलर किसकी वजह से आरबीसी का, तो हेमोग्लोबिन की वजह से। और हाइपो का मतलब होता है कम, यानी हेमोग्लोबिन कम होने के कारण आरबीसी का कलर भी रिड्यूस कर जाता है। और सेंटर रीजन जो आरबीसी का होता है वो थोड़ा पेलर हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो हेमोग्लोबिन, पीसीवी, आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी भी डिक्रीज होगा, और आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो सकता है और नहीं भी। ब्लड फिल्म जब इसका बनाएंगे तो आरबीसी कैसा दिखेगा, माइक्रोसाइटिक यानी नॉर्मल साइज से छोटा दिखेगा,
और इंक्रीज सेंट्रल पेलर रीजन यानी हाइपोक्रोमिक, यानी कि सेल का जो आरबीसी का सेंटर होगा उसका कलर हल्का हो जाता है, पेलर हो जाता है, उतना रेड नहीं रहता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की कमी होने के कारण एनीमिया होगा, तो ये इसमें ये हो सकता है। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है। और ग्लोबिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम, तो ग्लोबिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होता है तो उसको थैलेसीमिया माइनर एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया दिया है, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब जिसमें बोन मैरो प्रॉपरली आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ये ऐसे एक एक करके फिर एक एक चैप्टर ही है अलग अलग, जिसमें थैलेसीमिया मेजर माइनर, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सब अलग अलग एक चैप्टर है, तो एक अलग अलग इनको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसके बाद आता है मैक्रो, जैसे माइक्रोसाइटिक में देखिए कि माइक्रो मतलब छोटा सेल था, तो यहाँ पे मैक्रो है मतलब नॉर्मल साइज जो इसका है 9 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स सेल का साइज, रेड सेल का, उससे अगर सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो वो हो जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर सेल का साइज बड़ा हो गया इसके कारण आरबीसी में एबनॉर्मलिटी हो गया, तो आरबीसी कम हो गया, मतलब अब नॉर्मल सेल है तब तो वो नॉर्मल तो है नहीं, तो नॉर्मल में उसको गिना नहीं जाएगा, तो उसके भी कारण क्या हो गया कि आरबीसी डिक्रीज कर गया, तो एनीमिया होगा। इसमें क्या क्या होता है कि हेमोग्लोबिन, पीसीवी, आरबीसी का काउंट डिक्रीज करेगा, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी नॉर्मल रहेगा, और आरडीडब्ल्यू इंक्रीज करेगा। ब्लड फिल्म इसका जब बनाएंगे तो हमको दिखेगा मैक्रोसाइटिक यानी कि थोड़ा बड़ा आरबीसी, और हेमोग्लोबिनाइज यानी कि हेमोग्लोबिन नॉर्मल इसमें होगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया को फिर दो टाइप का डिवाइड किया गया, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक में होता ये है कि विटामिन B12 और B9 की कमी के कारण डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाता है प्रॉपरली आरबीसी का, इसके कारण ये हो जाता है। और नॉन मेगालोब्लास्टिक में डीएनए में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एरिथ्रोपाइसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता है अल्कोहलिज्म या फिर पल्मोनरी डिजीज़ के कारण। इसको भी फिर एक अलग मेगालोब्लास्टिक नॉन मेगालोब्लास्टिक का वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है ये, और इसमें आ जाएगा, ये तो समझ आ रहा है मेगालोब्लास्टिक नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये फॉलिक एसिड और विटामिन B12 यानी कि विटामिन B9 और B12 की कमी के कारण होता है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि वो जनरेशन से चला आ रहा है, वो वाला डिजीज़ है। डीएनए सिंथेसिस ही प्रॉपरली नहीं होने के कारण ये होता है, डीएनए ही के में प्रॉब्लम हो जाता है विटामिन B9 और B12 की डिफिशियंसी के कारण। तो डीएनए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो ठीक है। और नॉन में ये दिया हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन कम हो जाने के कारण होगा, लिवर डिजीज़ के कारण होगा, अल्कोहलिज्म के कारण होगा, और एप्लास्टिक एनीमिया भी होता है। इसमें एप्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब होता है कि आरबीसी नहीं बनना, बोन मैरो आरबीसी नहीं बनाता है, उसको बोलते हैं ए प्लास्टिक। 3 कंडीशन ऐसे पढ़ते हैं ए प्लास्टिक जैसे है, तो ए प्लास्टिक में तो हो जाएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होना। एक होगा हाइपोप्लास्टिक, सुनने मिलेगा, तो हाइपोप्लास्टिक मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कम होना, हाइपो मतलब कम होता है, और एक कंडीशन देखने को मिलेगा हाइपर प्लास्टिक मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होना। तो ये सारे कंडीशन होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ काउज ऑफ एनीमिया है, ठीक है, किस कारण से होता है। तो एक तो दिया हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ सब्सटेंस इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो भी चीज़ें, जो भी सब्सटेंस ज़रूरी होता है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, तो उनमें अगर कमी होगी तो एनीमिया होगा। जैसे आयरन ज़रूरी होता है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हेमोग्लोबिन बनेगा तभी आरबीसी का फॉर्मेशन हो पाएगा, तो आयरन की कमी हो जाती है तो आरबीसी प्रॉपरली नहीं बन पाता है, क्योंकि आयरन नहीं बनेगा तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो आरबीसी भी नॉर्मल नहीं बन पाता है। इसके बाद विटामिन B12 और फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B12 हो गया कोबाइलेमाइन, और विटामिन B9 हो गया फॉलिक एसिड, इसकी कमी के कारण भी आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता है, क्योंकि इसमें कमी होगी तो एबनॉर्मल सिंथेसिस होगा डीएनए का, और जिसके कारण होगा जिसके कारण इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है डीएनए प्रॉपरली, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है बोन मैरो, तो एनीमिया होता है। इसी में आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक वीडियो में अलग बताएंगे। इसके अलावा एनीमिया ऑफ प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी है, मालन्यूट्रिशन मालूम होगा
कि न्यूट्रिशन की कमी, तो उसके कारण प्रोटीन की कमी होगी। तो क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है उसमें ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन का जो चेन होता है हेमोग्लोबिन में वो भी तो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी होगी तो ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ग्लोबिन नहीं बनेगा तो पूरा हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हेमोग्लोबिन पूरी तरह से नहीं बनेगा तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। मेनली तो हेमोग्लोबिन ही कलर भी देता है ब्लड को, आरबीसी को रेड, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड भी हेमोग्लोबिन ही करता है, वही ट्रांसमिट कराता है जो कि आरबीसी पे होता है। उसके अलावा है कि बोन मैरो डिजीज़, अगर बोन मैरो में ही एबनॉर्मलिटी होगा तो एबनॉर्मल हेमेटोपोइसिस होगा। हेमेटोपोइसिस कहने का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी हेमेटोपोइसिस में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों आ जाएगा। यानी कि बोन मैरो में अगर दिक्कत होगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों का ही फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनीमिया होगा। तो इसमें एप्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया आता है, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा एप्लास्टिक एनीमिया, और कम होगा हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। इसमें ल्यूकेमिया भी होता है, ल्यूकेमिया मालूम होगा, ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लिम्फोमा है, लिम्फ कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और ग्रेन्यूलोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। ग्रेन्यूलोमा क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं कि थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, किस वजह से, तो मैक ब्लड सेल में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, इम्यून सेल्स जो है मैक्रोफेजेस वो इकट्ठा होने लगता है अब तो इसके कारण भी होता है। तो इस वजह से भी आरबीसी की कमी होती है, मतलब वहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा तो आरबीसी को भी वो इकट्ठा करने लगता है, तो वहीं पे चला जाएगा तो आरबीसी ब्लड में कम हो जाएगा। इसके बाद है एक्सेसिव ब्लड लॉस। अगर एक्सीडेंट हो रहा है या सर्जरी हो रही है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है किसी भी कारण, तो क्या होता है तब भी ब्लड की कमी होगी, वो भी एनीमिया होगा। तो एक्यूट ब्लड लॉस सर्जरी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से होता है। और क्रोनिक ब्लड लॉस क्या है, तो एक्यूट और क्रोनिक मालूम होगा, अगर कम होता है कम टाइम के लिए होता है तो एक्यूट, और क्रोनिक जो कि लंबे समय तक ज़्यादा डिजीज सिवियर हो जाता है तो बोलते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो उसमें जो ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके कारण एनीमिया होता है। अल्सर अगर हो जाता है, अल्सर मालूम होगा जो स्टमक में वो ज़ख्म हो जाता है तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड लॉस हो जाता है। कैंसर है, पाइल्स है, या फिर हुकवॉर्म के वजह से इन्फेक्शन हुआ है इंटेस्टाइन में, तो ये सब के कारण भी ब्लड लॉस होता है। उसके अलावा है इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी इसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमो मतलब ये ब्लड के लिए, आरबीसी के लिए हो गया, और हेमा एक्चुअली हेमोग्लोबिन है तो रहता है आरबीसी पे है, तो लाइटिक का मतलब टूटना, तो हेमोलाइटिक यानी आरबीसी का टूटना। तो आरबीसी बन तो रहा है नॉर्मल, लेकिन किसी कारण से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट कर जाता है, टूटने लगता है, तो इसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। इंक्रीज सेल डिस्ट्रक्शन, यानी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से जो, मतलब अभी तक तो था कि उससे पहले तो था कि बन नहीं पा रहा था प्रॉपरली, लेकिन अगर बना हुआ है और फिर बनने के बाद अगर लॉस हो रहा है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस में आ गया, या फिर सेल डिस्ट्रक्शन में आ गया, यानी कि बनने के बाद किसी कारण से डिस्ट्रक्ट कर जाता है, तो भी ब्लड में आरबीसी की कमी होगी, तो उसको बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। इस ये होता क्यों है, तो इसको अलग से ये चैप्टर है हेमोलाइटिक एनीमिया, तो किस किस कारण से डिस्ट्रक्ट करता है बनने के बाद वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें जैसे यहाँ पे है डिफेक्ट इनसाइड द आरबीसी में अगर डिफेक्ट होगा तो डिस्ट्रक्ट कर सकता है। आउटसाइड द आरबीसी यानी ब्लड वेसल में या और कोई भी कारण से होगा तो उसको आउटसाइड द आरबीसी डिफेक्ट बोलेंगे। आउटसाइड द आरबीसी होगा तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्पोकुलर डिफेक्ट, और इनसाइड द आरबीसी के कारण अगर हो रहा है तो मतलब आरबीसी के सेल में ही प्रॉब्लम है तो हो रहा है तो वो इंट्रा कॉस्पोकुलर डिफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिफेक्ट इनसाइड द आरबीसी। इंट्राकॉस्पोकुलर डिफेक्ट अगर होगा तो रेड सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण हेरिडिटरी स्फेरोसाइटिस या लेप्टोसाइटिस साइटोसिस होता है। स्फेरोसाइटोसिस मतलब स्फेरिकल शेप हो जाना, जैसे मालूम है ना कि ऐसे बाइकन केव शेप होता है, तो ये बाइकन केव नहीं रहता है, पूरा प्लेन ऐसा स्फेरिकल शेप बना देता है, तो स्फेरोसाइटोसिस होता है। एलिप्टोसाइटोसिस एलिप्टिकल से शेप अगर दिखता है ब्लड फिल्म बनाने में, तो ये कारण प्रॉब्लम से भी एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल हो जाता है तो जल्दी डिस्ट्रक्ट कर जाता है। ऐसे 120 डेज़ का होता है इसका लाइफ स्पैन, लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी हुई तो जल्दी 70-80 डेज़ में ये
डिजनरेट करने लगता है, डिस्ट्रक्ट करने लगता है। C6 पीटी डिफिशियंसी के कारण ये सेल का आरबीसी एंजाइम है, तो इसमें अगर कमी होगी तो एबनॉर्मलिटी होगी आरबीसी में। हेमोग्लोबिन में अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट करेगा। ग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो आरबीसी में कमी होती है। ग्लोबिन सिंथेसिस सिर्फ नहीं हो पाता, मतलब यहाँ पे दो दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर ग्लोबिन का सिंथेसिस नंबर में कम हो रहा है तो वो डिक्रीज ग्लोबिन सिंथेसिस हो गया, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, जो कि थैलेसीमिया में होता है। और अगर नंबर तो बन रहा है हेमोग्लोबिन का लेकिन क्वालिटेटिव यानी कि नॉर्मल नहीं बनता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें सिकल सेल एनीमिया में इस तरह का शेप हो जाता है आरबीसी का। तो ये सारा हो गया। उसके बाद डिफेक्ट है एक्स्ट्रा कॉस्पोकुलर का। तो एक्स्ट्रा कॉस्पोकुलर कहने का मतलब हो गया कि एलो इम्यून डिजीज़ या इम्यून डिजीज़ होता है, या कोई ड्रग इंड्यूस, मतलब किसी डिजीज़ के लिए अगर थेरेपी चल रहा है, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मेडिसिन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आरबीसी डिस्ट्रक्ट कर सकता है। या फिर इम्यून डिजीज़ है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, एलो इम्यून डिजीज़, कहने का मतलब वही अपना ही सेल लगा अपने सेल को डिस्ट्रक्ट करने लगे तो वो ऑटो इम्यून एलो इम्यून डिजीज़ में होता है। पैरासाइटिक कोई डिजीज़ है जैसे मलेरिया हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ है, अगर अगर कोलेस्ट्रीडिया हो गया, या सांप अगर काट लेता है तो उसका टॉक्सिन हो गया। और सेल रेड सेल का फ्रेगमेंटेशन अगर होता है किस कारण से, तो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी कि बिना इंजरी के ही रेड ब्लड वेसल में ही अगर कोगुलेशन होने लगता है तो उसके कारण भी रेड सेल डिस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, या मार्च हेमोग्लोबिनुरिया है, मतलब हेमोग्लोबिन या आरबीसी डिस्ट्रक्ट करके किडनी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है यूरिन के साथ, तो इस तो भी आरबीसी का कमी होता है ब्लड में। तो ये सारा चीज़ था। ये तो टाइप्स हो गया मेन, जो क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। फिर इसको जैसे अभी ये वर्ड है, एक्स्ट्रा कॉस्पोकुलर है और इंट्रा कॉस्पोकुलर है, ये हेमोलाइटिक एनीमिया में फिर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल बस नाम या क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि कितने तरह का एनीमिया होता है, और हर में एक एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कौन कौन है उन सारे को। फिर अलग अलग एक एक चैप्टर में एक एक टाइप का एनीमिया फिर मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।